गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सीमांत वेग, है ना। सीमांत वेग क्या है, इसके लिए किस प्रकार का व्यंजक निकाला जाता है उसको देखेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक पात्र लेते हैं, है ना, जिसके अंदर आपका द्रव भरा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, जब कोई वस्तु, है ना, किसी श्यान द्रव में गिरती है, कोई वस्तु है, तो जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में तो ये वस्तु क्या हो जाएगा, उसका वेग अधिक होगा। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे की ओर गिरेगा तो धीरे धीरे उसका वेग जो है वो कम होने लगता है, और एक समय ऐसा आता है कि इसका वेग जो है नियत हो जाता है ना। उसके बाद वो नीचे की ओर नहीं आता है, बल्कि कुछ समय के पश्चात पुनः धीरे धीरे ऊपर किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई आदमी को तैरना नहीं आता है तो वो पहले डूब जाता है, डूबने के बाद फिर से क्या होता है, धीरे धीरे बाहर आ जाता है और ऊपर में तैरता रहता है। तो उसी को बोले हैं, जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में तो उसका वेग बढ़ जाता है, लेकिन कुछ समय पश्चात वह नियत वेग से गिरने लगता है। इस नियत वेग को ही कहा जाता है आप लोगों का सीमांत वेग। जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो क्या होता है, स्पीडली पहले डूबेगा, उसका वेग बढ़ेगा, कुछ समय पश्चात वेग नियत हो जाता है ना। इस नियत वेग को सीमांत वेग कहते हैं। तो इसमें 3 प्रकार का बल लगता है। हमेशा वस्तु का जो भार है वो नीचे की ओर लगेगा, और जो वस्तु ऊपर की ओर उठने लगता है वो किस बल के कारण होता है, उत्प्लावन बल के कारण, है ना। किसके कारण होता है, उत्प्लावन बल के कारण। उसी प्रकार और एक बल यहाँ पे जो लगता है वो बल कौन सा है, आपका श्यान बल। तो 3 प्रकार का बल लगता है। ऊपर की ओर लगेगा श्यान और उत्प्लावन बल, और नीचे की ओर लगता है वस्तु का भार, है ना। तो मान लो एक सूक्ष्म गोलाकार वस्तु जिसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है ना, जिसका घनत्व क्या है, d है। ईटा से अंतः गुणांक वाले तरल में जिसका घनत्व सिग्मा है। ये जो पानी है ना, इसका घनत्व सिग्मा है और वस्तु का घनत्व क्या है, d है। तब इसमें 3 प्रकार का बल लगता है। पहला वस्तु का भार, है ना, वस्तु का भार Wmg हमेशा ऊपर की ओर लगता है। और आपको पता है कि यहाँ पे द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व, g का g। आयतन आपका क्या हो जाएगा, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन। घनत्व क्या है, वस्तु, है ना, वस्तु का घनत्व क्या है, d है, तो g का क्या रहेगा, g, है ना। और आपका जो कार्य है वही आपका बल भी होता है। दूसरा क्या है, उत्प्लावन बल। तो उत्प्लावन बल जो है उसको U से यहाँ पे दर्शाया गया है ना। उत्प्लावन बल क्या लगेगा, आपका 4/3 सेम होगा पाई आर क्यूब। बस यहाँ पे D की जगह सिग्मा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उत्प्लावन बल द्रव के कारण है और द्रव का घनत्व सिग्मा है। उसके बाद तीसरा है आपका श्यान बल। श्यान बल हो जाएगा 6 पाई ईटा आर भी। तो ये पहला बल है, दूसरा बल और ये तीसरा बल। संतुलन की अवस्था में क्या होगा जी, संतुलन की अवस्था में जो वस्तु का भार है ना, मतलब कि 4/3 पाई आर क्यूब डी जी, वो किसके बराबर होगा, श्यान बल और उत्प्लावन बल। तो श्यान बल इतना है आपका, उत्प्लावन बल कितना है, 6 पाई ईटा आर भी। मतलब कि श्यान बल और उत्प्लावन बल का जो योग है वो किसके, वस्तु के भार के बराबर होगा, है ना। उसके बाद हम लोग इसको इधर पक्षांतर करते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब डी जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 6 पाई ईटा आर भी। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन है 4/3 है, पाई है, आर क्यूब है, जी भी है, क्या क्या बचेगा आपका, डी माइनस सिग्मा। इधर क्या है, 6 पाई ईटा आर भी। उसके बाद आपका ये 4 सबको उधर लेके जाते हैं, है ना, और यहाँ पे केवल किसको रहने देते हैं जी, भी को। तो भी बराबर हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब जी डी माइनस सिग्मा, है ना। पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा, 6 पाई ईटा, है ना। यहाँ से एक आर कटेगा, पाई पाई के साथ कटेगा, इसको काटेंगे, है ना।
तो ये आपका हो जाएगा, ये ऊपर जाके 1/6 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो आपका याद रखेंगे 2/9 आएगा, r², फिर क्या हो जाएगा d माइनस सिग्मा, फिर g, फिर नीचे में क्या हो जाएगा ईटा। यही क्या है आपका सीमांत वेग का व्यंजक है ना। तो जब कोई गोलाकार वस्तु किसी द्रव में डूबती है ना, तो प्रारंभ में वेग बढ़ेगा, कुछ समय पश्चात वेग कम हो जाता है, नियत हो जाता है। उस वेग को सीमांत वेग कहते हैं। 3 प्रकार का बल लगता है। वस्तु का भार हमेशा नीचे की ओर, और श्यान बल और उत्प्लावन बल हमेशा ऊपर की ओर लगता है। ठीक, तो वस्तु का भार mg, m यानी द्रव्यमान, उसके जगह आयतन घनत्व को लिख सकते हैं। गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। उसी प्रकार उत्प्लावन बल के लिए हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा आपका श्यान बल। फिर संतुलन की अवस्था में क्या होता है आपका, वस्तु का भार किसके बराबर होगा, श्यान बल और उत्प्लावन बल के योग के बराबर होगा। वहाँ से इन दोनों को एक साइड किए हैं और वहाँ से भी का मान को हम लोग को निकालना है। एक बार बनाएंगे आप लोग को बन जाएगा, है ना। इसके कुछ उदाहरण भी दिए हैं, उसको एक बार पढ़ना है। बादल का बनना, वायु में वर्षा की बूंदों का गिरना, पैराशूट की सहायता से सैनिक का नीचे गिरना, है ना, ये किस प्रकार का होता है उसको देखेंगे। अगला हम लोग जो देखते हैं वो है आपका धारा रेखीय प्रभाव, है ना। धारा रेखीय प्रभाव, धारा रेखीय प्रभाव क्या होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई तरल इस प्रकार बहता है, जब कोई तरल इस प्रकार प्रवाहित होती है कि एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाला, जैसे ये तरल के कण है, ये दूसरे तरल के कण है, ये तीसरे हैं, तो एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाला प्रत्येक कण उस मार्ग का अनुसरण करती है जिससे पहले कण गुजर चुके हैं। मतलब तरल का प्रत्येक कण एक दूसरे मार्ग का अनुसरण करती है और क्या होती है, आगे की ओर बहती है। जैसे चींटियाँ क्या होती है, एक के पीछे दूसरे, दूसरे के पीछे तीसरे। चींटियों का जो बहाव है एक ही दिशा होता है। उसी प्रकार तरल के कण का जो दिशा है ना, बहने का दिशा, वो भी क्या होता है, एक ही साइड होता है। इस प्रभाव को कहा जाता है धारा रेखीय प्रभाव कहा जाता है ना। इसकी 2 विशेषताएं भी होती है, 1-2 विशेषताएं हैं जिसको हम लोग को देखना है। इसमें से आपका एक धारा रेखीय प्रभाव है, तो दूसरा है आपका विक्षुब्ध प्रभाव। 2 प्रकार होते हैं। विक्षुब्ध प्रभाव में जो है, जो कण होते हैं, द्रव के कण का बहाव टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, जबकि धारा रेखीय प्रभाव में क्या होता है कि निश्चित दिशा में बहते हैं। तो हम लोग 2 टाइप का देखेंगे। अगर एक निश्चित दिशा में द्रव के कण आगे बढ़ते हैं तो धारा रेखीय प्रभाव, जबकि अगर टेढ़े मेढ़े दिशा में बहते हैं तो क्या कहलाता है, हमारा विक्षुब्ध प्रभाव कहलाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस भी है। इसके बाद कुछ कुछ परिभाषाएं हैं, जिसमें से पहला है अश्यान द्रव। तो अश्यान द्रव किसे कहते हैं, उस द्रव को अश्यान द्रव कहते हैं जिसमें श्यानता नहीं होता। जिसमें श्यानता नहीं होता अश्यान द्रव कहलाता है। और संपीड्य द्रव किसको बोला जाता है जी, है ना, जिसका आयतन जो है वो नियत रहता है, वो असंपीड्य द्रव है। इसी प्रकार आदर्श तरल, आदर्श तरल किसे कहते हैं, वो द्रव जो अश्यान और असंपीड्य होते हैं, ऐसे तरल को क्या कहा जाता है, आदर्श तरल कहा जाता है ना। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जो आप लोगों को देखना है ना। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, स्तरीय प्रभाव, पलटलीय प्रभाव, इसका भी आपको भेजा जाएगा, इसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग कल देखेंगे सातत्य समीकरण और बर्नौली प्रमेय कैसे निकाला जाता है ना। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो आप लोग इसको एक बार बना लें। अभी हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं हमारा, है ना, कि आपका सातत्य समीकरण क्या है। सातत्य समीकरण के बाद हम लोग बर्नौली प्रमेय देखेंगे। तो ये जो हमारा सातत्य समीकरण है उसको कैसे निकाला जाता है। तो सातत्य समीकरण में भी जब कोई आदर्श द्रव, है ना, किसी असमान परिच्छेद वाली नली में, ये असमान है क्योंकि एक साइड चौड़ा है तो दूसरा साइड पतला है ना। जब कोई आदर्श द्रव किसी असमान परिच्छेद वाली नली में बहती है ना, तो उस समय क्या हो जाएगा कि नली के प्रत्येक स्थान पर इसका जो क्षेत्रफल होगा और उसका जो द्रव के प्रवाह का जो वेग है, दोनों का गुणनफल क्या होता है, नियत होता है। मतलब क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल अगर नियत हो जाता है ना, तो क्या कहलाता है, हमारा सातत्य समीकरण। तो किसी असमान परिच्छेद वाली नली में जब द्रव बहता रहता है ना, तो पूरे नली का जो क्षेत्रफल है और उसका वेग का गुणनफल क्या होता है, नियत होता है।
तो यहाँ पे दो परिच्छेद हैं, ए और बी है। पहले का जो वेग है उसको मैं क्या माना हूँ, v1 ले लिया हूँ, है ना, क्षेत्रफल को a1, दूसरे का a2 और वेग को क्या लिया हूँ, v2। तो इसमें आपको कुछ थियोरेटिकल टाइप का है ना, जिसको मैं आपको भेजूंगा कैसे लिखना है। यहाँ पे एक बार क्या निकालेंगे, नली ए के लिए निकालेंगे। तो नली ए के लिए जब निकालेंगे तो नली ए के लिए जो हमारा आयतन मिलेगा, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। तो लंबाई और चौड़ाई को एक साथ क्षेत्रफल कहते हैं। ऊंचाई मतलब कितना दूरी तक है ना, तो क्षेत्रफल a1 हो जाएगा। और दूरी क्या होगा, v1 वेग से बाहर है यहाँ तक, तो इसका v1 हो जाएगा। ये आयतन हो गया। तो आयतन इतना मिलेगा तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है जी, आयतन गुणा घनत्व होता है। तो क्या हो जाएगा, a1 v1 पूरे का घनत्व को हम लोग क्या ले लेते हैं, d। उसी प्रकार b के लिए क्या हो जाएगा, a2 v2 d, है ना। लेकिन संतुलन की अवस्था में चूंकि ये द्रव असंपीड्य है और असंपीड्य द्रव में घनत्व क्या होते हैं, आपस में बराबर होंगे, तो उनके द्रव्यमान भी बराबर होंगे। तो क्या मिलेगा, a1 v1 d बराबर a2 v2 d। यहाँ से d और d आपस में कटेगा तो a1 v1 बराबर a2 v2। क्योंकि उसके प्रत्येक कण आपस में बराबर है, इसलिए a भी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, नियत लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना है, एक बार ए के लिए निकालेंगे, एक बार बी के लिए निकालेंगे। ए के लिए आयतन निकालना है, आयतन मिलेगा तो द्रव्यमान निकालेंगे, है ना। उसी प्रकार बी के लिए एक बार निकालेंगे, फिर दोनों को आपस में बराबर करेंगे। तो a1 v1 बराबर a2 v2। तो अगर उसके a1 a2 के बराबर है, v1 v2 के बराबर है, तो ये भी बराबर हम लोग नियत ले सकते हैं। यही क्या है आपका सातत्य समीकरण, या इसको अविरतता का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है ना। तो आज हम लोग को 3 टॉपिक हम लोग देखे थे, है ना। पहला क्या था हमारा, सीमांत वेग क्या है, उसके लिए कैसे व्यंजक निकाला जाता है ना। उसी प्रकार सेकंड देखे थे अविरतता का सिद्धांत, अभी जो पढ़े हैं ना, ये आपका क्या है, सातत्य समीकरण। और कुछ परिभाषाएं जिसमें धारा रेखीय प्रवाह है, विक्षुब्ध प्रवाह है, इसको आपको कैसे लिखना है भेजा जाएगा, इसको एक बार लिख लेंगे, है ना। इसमें और एक है आपका बर्नौली प्रमेय, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बर्नौली प्रमेय क्या है, उसके अनुप्रयोग को तो सिलेबस से आपका हटाया है, तो बर्नौली प्रमेय को थोड़ा सा देखेंगे। और टोरिसली प्रमेय 2 दिन आपका क्लास में हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद तरलों की आंतरिक गुण का सेकेंड पार्ट को जाएंगे, तो इसको आप लोग को लिख लेना है। धन्यवाद।